हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग सेट थियरी को स्टार्ट किया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक ओरिजिन को फिगर आउट किया था एंड आल्सो देयर वी गेट द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स। अर्लियर जो इनफाइनाइट नंबर्स को, इन्फिनिटी को जो है फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया जाता था, वहीं सेट थियरी के हेल्प से हम लोगों ने उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करने लगे। तो आज हम लोग आगे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं सेट थियरी का। अगेन वी आर फॉलोइंग आपका जो बुक है सेंगेज, उसके अलावा पीवाईक्यू रहेंगे ये कंप्लीट करने के बाद, यानी कि चैप्टर डिस्कशन, व्हाटएवर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करने के बाद हम लोग पीवाईक्यू को पिक करेंगे। और फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए मैंने कुछ पीवाईक्यू पहले ही करा रखे हैं, तो उन्हीं को जो है इसमें ऐड कर दूंगा पीवाईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आगे कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो हम लोगों को सेट थ्योरी समझना है। पहले बेसिक बात समझ लेते हैं, सेट थियरी। नाउ लास्ट क्लास में हमें समझ में आ गया था, इट वाज अ कलेक्शन। सेट थियरी क्या था? कलेक्शन। अगर इसके डिफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाया जाए तो कलेक्शन भी ये किस चीज का होगा? कलेक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड हो, एज वेल एज जिस चीज का आप कलेक्शन बता रहे हो इट मस्ट बी डिस्टिंक्ट। सो कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो कि अच्छी तरीके से वेल डिफाइंड हो। क्लियर है? सो सेट थियरी आप कह सकते हो, अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहो या डिफाइन करना चाहो, सेट थियरी इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट भी हो और डिस्टिंग्विशेबल, यानी कि उनको हम लोग डिफरेंशिएट भी कर सके इजी वे से। नाउ सेट थियरी को अगर आप प्रेजेंट करना चाहो कि कैसे इसको प्रेजेंट करना है, तो कह सकते हो कि सेट थियरी को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। और सेट को ऑलवेज सेट डिफाइंड बाय कैपिटल लेटर्स। अब यही एक तरह से आप कह सकते हो एक्सियोम्स हैं इनके, ठीक है। सेट जो है कैपिटल लेटर्स से डिफाइन होंगे और जो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके स्मॉल लेटर से, अगर आप कोई लेटर्स के फॉर्म में यूज कर रहे हो तो स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करोगे आप, स्मॉल लेटर्स। क्लियर है? तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर प्रेजेंट करना हो, कैसे? यू कैन से सपोज देयर इज अ सेट S which is a collection of vowel, that is A, E, I, O, U। vowel जो क्लियरली वेल डिफाइंड है और सभी एक दूसरे से अलग है। इन दिस वे हम लोग क्या करते हैं, चीजों को प्रेजेंट करते हैं। अब अगर मुझे लिखना है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुझे लिखना है कि जो एलिमेंट है वो इस सेट का पार्ट है, सपोज इफ आई वांट टू राइट लाइक एलिमेंट A belong to सेट S, सेट S से बिलोंग करता है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली या सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज A belong to S। इस तरह से इसको प्रेजेंट किया जा सकता है, A belong to S। अब अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट जो है नहीं बिलोंग कर रहा है, तो सपोज देयर इज अ C एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू S। इसको अगर मुझे प्रेजेंट करना हो तो आई कैन राइट लाइक C डज नॉट बिलोंग टू S। इस तरह से इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। नाउ सेट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल और भी सेट की अगर बात करें तो एक तो ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेट का कोई साइज जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो फाइनाइट, इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे सेट ऑफ n हमारा सेट है नेचुरल
नंबर। तो अगर इसको मुझे प्रेजेंट करना हो तो मैं लिख सकता हूं ऐसे, और ये जाएगा आपका इनफाइनाइट तक, अप टू इनफाइनाइट। इसी तरह से सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स यानी कि माइनस से लेके नेगेटिव पॉजिटिव जीरो ऑल इंक्लूडेड। इसी तरह से आप सेट ऑफ होल नंबर्स बना सकते हो, जीरो से इंक्लूड करके नेचुरल नंबर, ये सारा चीज आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है पॉजिटिव नंबर्स होंगे। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, जेड नेगेटिव। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सो इन दिस वे आप सेट को प्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है? आपके बुक में दिया हुआ है इलस्ट्रेशन, तो हम लोग अगर फर्स्ट इलस्ट्रेशन को देखें, फर्स्ट इलस्ट्रेशन को, जहां पे थोड़ी और क्लैरिटी आएगा। सपोज वी हैव टू क्रिएट अ सेट ऑफ सपोज, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उसमें क्या है, लेकिन एक कहने का मतलब एक आइडिया समझो। एक हमें सेट बनाना है मोस्ट डेंजरस एनिमल, मोस्ट डेंजरस एनिमल, या ऐसे कह लो 10 मोस्ट एनिमल, 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन अर्थ। सो इसको क्या सेट के फॉर्म में हम लोग बना सकते हैं? आंसर है नहीं बना सकते। रीजन क्या है कि ये जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? इसका रीजन ये है कि किसी और व्यक्ति के लिए ये मोस्ट डेंजरस कोई और एनिमल्स हो सकता है, तो किसी और के लिए कोई और एनिमल हो सकता है। दैट इज द रीजन इट्स नॉट काइंड ऑफ वेल डिफाइंड। ठीक है, इसी तरह से आप कह सकते हो 5 बेस्ट सिंगर। तो हो सकता है किसी को जो है के पसंद हो सकता है किसी को जो है अरिजीत पसंद हो सकता है किसी को जो है सोनू निगम पसंद हो। तो ये जरूरी नहीं है कि ऑर्डर क्या हो सकता है ना? दैट इज द रीजन ये वेल डिफाइंड नहीं है। सो वेल डिफाइंड डिपेंड ऑन, वेल डिफाइंड को कह सकते हो इट शुड नॉट बी सब्जेक्टिव, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई आप टर्म या स्टेटमेंट दे रहे हो जो सब्जेक्टिव यानी लोगों के विचार पे, लोगों के थॉट पे डिपेंड करेगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। थर्ड पॉपुलेशन ऑफ नाइजीरिया। तो मे बी इसका पॉपुलेशन जो है लार्ज साइज में हो, बट स्टिल इट्स वेल डिफाइंड है। एंड व्हेन इट कम्स टू द पॉपुलेशन इट डिस्टिंक्ट, हर कोई एक दूसरे से अलग है। तो ये इसका हम लोग सेट प्रॉपर वे से फॉर्म कर सकते हैं। वी कैन फॉर्म द सेट। क्लियर? तो एक सेट का जो हमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग था मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वी गेट टू नो कि सेट हमारा एक तो वेल डिफाइंड होना चाहिए और उसके अंदर जो भी चीजें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि हम लोग ए को, अगर मान लीजिए ए ई आई ओ यू ही है, तो इसको हम लोग बार बार इसके अंदर नहीं लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। डिस्टिंक्ट एक दूसरे से ये अलग होने चाहिए। अगर ये एक जैसा है भी तो थोड़ा अलग हो, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एक तो अगर ये पूरी तरीके सेम है तो वो वापस से लिखा नहीं जाएगा, बट अगर है तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी अलग होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये सेट एलिमेंट ए और ये चीज एक सेट के फॉर्म में ये चलेगा, बट अगेन एक एलिमेंट के फॉर्म में नहीं चलेगा। तो ये धीरे धीरे चीजों को हम लोग समझते जाएंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, हमें सेट को कैसे प्रेजेंट करना है, अभी इसके पहले हम लोगों ने किया था, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर्ली इसको समझ लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो दो मेथड है, एक को बोलते हैं आप रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, या फिर कह सकते हो आप टेबुलर फॉर्म। अदर वन इज या स्पेलिंग मिस्टेक होता है, ध्यान देना। ठीक है, अवॉइड करना कहने का मतलब। अदर
वन इज आप कह सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर कह सकते हो आप प्रॉपर्टी फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म। तो सबसे पहले ये फिगर आउट करते हैं। रोस्टर फॉर्म जो है सिंपल सेट का फॉर्मेशन है जिसके अंदर हम लोग लिस्ट डाउन करते हैं जो भी आपके एलिमेंट्स दिए हो। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ सेट ऑफ वोवेल ही देख लेते हैं पहले, वोवेल। तो इसको हम लोग इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए वो V है, V मेरा सेट है, V इज इक्वल टू A E I O U। इसी तरह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज n को प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग 1 2 3। इसके बाद मान लीजिए 3 डॉट, ये शो करता है कि ये एलिमेंट्स जो है आगे फर्दर कंटिन्यूअस है। उसके बाद आप कर लो सेट ऑफ वीक्स, तो इसको आप कर सकते हो W मान लीजिए, तो संडे मंडे, इस तरह से आप अपना कर सकते हो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अपना लिख सकते हो। सेट बिल्डर के फॉर्म में जो है हम लोग जब सेट को बनाते हैं, सेट को क्रिएट करते हैं, इसमें दो चीजें यूज करते हैं। एक होता है हमारा वेरिएबल और दूसरा होता है कंडीशन। यानी इस वेरिएबल को मींस सिर्फ एक सिंपल सेट फॉर्म रहेगा जिस वेरिएबल का मतलब ही क्या है, वो चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ सेट ऑफ जैसे एग्जांपल है, एक हमारा नेचुरल नंबर है जो कि x है, ठीक है, ये मेरा वेरिएबल हो गया, इस सेट के अंदर नेचुरल नंबर है। कंडीशन क्या है, कंडीशन यानी कि इसके बाद सच दैट ये कोलन है, आप कोलन लिख सकते, कोलन बना सकते हो, या फिर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, मीन्स दिस, या फिर इस तरह से भी चलेगा, तो उसमें कोलन आपको यूज नहीं करना है। x सच दैट x जो है मेरा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x मेरा नेचुरल नंबर है, मैं कंडीशन लिख रहा हूं, कंडीशन आप चाहे जितने सारे लिख सकते हो। x मेरा नेचुरल नंबर है, x जो है मेरा मस्ट बी डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई 2, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि x मेरा एक इवन नेचुरल नंबर है, और भी चाहो आप कंडीशन लिख सकते हो, x इज लेस देन 8, तो x इज लेस देन, तो इसमें क्या होगा, इसका सेट दैट इज, एक तो हो जाएगा 2, ये सारे कंडीशन जस्टिफाई होने चाहिए। 2 नेचुरल नंबर है, x से डिवाइड होता है, 8 से छोटा है, ठीक है। 4 6 बस 8 से छोटा है, 8 के इक्वल नहीं है, तो हमारा 2 4 6 इसका जो है क्या हो गया, सेट। तो रेदर देन हमें नंबर्स लिखने के बजाय हम कंडीशंस भी लिख सकते हैं। क्लियर है, सही है, ओके। इसके अलावा आप और भी बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम इन्हीं नंबर्स को बनाते हैं, जो कि जैसे वॉवेल वाला, s मेरा एक सेट है, जो वेरिएबल x है, x, उसके बाद x इज अ वॉवेल, x जो है क्या है, वॉवेल है। तो इसको सेपरेट, जितने भी एलिमेंट्स हैं हम लोग उनको अलग कैसे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉमास यूज करके क्या कर रहे हैं, सबको अलग कर रहे हैं, आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है। सबको कॉमा के थ्रू जो है क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग वर्टिकल लाइन, ये भी सही है, क्लियर। जैसे इसको अगर बनाना हो तो हम लोग सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, जिससे ये बन जाएगा आपका x, आपका एक नेचुरल नंबर x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। इसके अलावा इसको भी आप लिख सकते हो सेट बिल्डर के फॉर्म में, s इज x, आप x की जगह कुछ भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, वेरिएबल आप जो मानना चाहे, y लिख दो, z लिख दो, व्हाटएवर, ठीक है। x इज
week, name of week, name of week, name of days. क्लियर है? तो हमारे दो मेजर फॉर्म है सेट फॉर्मेशन का, सेट को रिप्रेजेंट करने का. वन इज रोस्टर फॉर्म, अदर वन इज सेट बिल्डर फॉर्म. क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड. तो इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगा. इलस्ट्रेशन इसका इलस्ट्रेशन 1.2. ठीक है, तो इसको मिटाता हूँ एक मिनट. दिस इज इलस्ट्रेशन 1.2. इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है. और जैसे 21 बिलोंग्स टू, ये सेट का हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, दैट इज प्रॉपर्टी फॉर्म. तो इसमें ये कह रहा है कि 21 आपका जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि इसके 4 पॉजिटिव फैक्टर्स होने चाहिए. मीन्स ओवरऑल इसके जो भी फैक्टर्स का मतलब ये क्लैरिटी होनी चाहिए एटलीस्ट कि फैक्टर्स क्या होता है. अगेन आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में आगे बढ़ते जाओगे, आपकी जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रांग होना चाहिए. तो वो अगर आपका बेसिक्स कम सही है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको जो है 9th-10th का मैथ उसमें मिल जाएगा, उसको आप देख के उसको पढ़ाई कर लो, आप थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा. नाउ जैसे इस क्वेश्चन में 21 बिलोंग्स टू एक्स, एक्स हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स. फैक्टर्स का मतलब इसको ब्रेक करना. आप 21 को ब्रेक करो. ब्रेक करने का मतलब ये कि 21 किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है. तो एक चीज तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी नंबर्स हो वो 1 और 20, मतलब कि एक तो 1 से और एक खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा. तो 1 और 21 तो होगा ही होगा. और भी फैक्टर्स जैसे कि हम लोग 21 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर सकते हैं, और कोई नंबर. सो आंसर है कि 21 एक ऐसा नंबर है जो बिलोंग कर रहा है इस सेट से और उसके पास 4 पॉजिटिव फैक्टर्स है. तो ये हमारा क्या है? ट्रू है. ट्रू किस सेंस में? क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं ये 1 2 3 4. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 जो है बिलोंग्स टू such that the sum of all positive factors, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव जितने भी फैक्टर्स, अब जैसे इसी तरह से 64 1 से तो डिवाइड होगा ही, 64 से तो डिवाइड होगा ही, बाकी देख लेते हैं. 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा. आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे मतलब डिवीजन कैसे वर्क करता है. जैसे मान लीजिए 3 से डिवाइड करना है तो आप नंबर्स को ऐड कर दो, अगर वो डिवाइड हो जाए तो फिर वो डिवाइड हो सकता है. 4 को करना है तो लास्ट के 2 डिजिट, आई मीन इसमें तो 2 ही डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 से डिवाइड हो जाएगा. 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 9 से नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 12 ऐसे भी कर लो ना. जैसे 12 मुझे चेक करना है तो 12 3 into 4, जब 3 से डिवाइड ही नहीं होगा तो 12 से नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 16 से 4 से डिवाइड हो रहा है तो 16 से डिवाइड होगा. ऐसे ही 17 18 से 9 into 2, जब वो 3 से नहीं हो रहा तो नहीं होगा, 20 21 22 24 से भी नहीं होगा, 25 26 32 से होगा. तो कितने हो गए ये? अच्छा, इसका क्या बताना है हमें कि ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ वाई, इसका सम अगर हम लोग करें तो वाई हमारा अगर 64 है तो 2 इसका जो सम होना चाहिए वो 2y होना चाहिए. तो हम लोग करके देखते हैं. 64 एंड 32 ये हो गया आपका 96 106 1012 1020 20 एंड 4 3 127 हो रहा है. जबकि y मेरा क्या होना चाहिए? 2 into 64 यानी 128. तो इसका मतलब ये क्या है? हमारा फॉल्स है. पहला वाला ट्रूथ है, ये फॉल्स है. थर्ड कह रहा है कि 2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट. अगर ये बिलोंग करता मतलब ये स्टेटमेंट के हिसाब से ये कह रहा है कि भाई बिलोंग नहीं करता है. अगर ये बिलोंग करता तो ये इसका सॉल्यूशन होता है. सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब ये कि अगर मैं x की जगह, क्योंकि ये वैल्यू x ही है, अगर मैं x की जगह 2 अगर रखूं तो ये 0 हो जाता. इसके हिसाब से नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये 0 नहीं होगा. चेक करके देखते हैं. तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 4 यानी 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 24 प्लस 16 माइनस 10 प्लस 6. सो करके देखते हैं कुछ.
24 ये हो गया 34, है ना, ये माइनस का 34 है, और ये 16 16 10 ये कितना हो गया, एक सेकेंड, ये हो रहा है आपका 34 माइनस का 34 एंड 6 और 16 32 एंड 6 कितना हो जाएगा 38, दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि ये x का वैल्यू यहां पे रखने पर ये 0 नहीं हो रहा है, मीन्स ये इसका पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ये जो नंबर है टोटल बिलोंग्स टू y, यानी कि इस सेट के साथ जिसमें y मेरा डिविजिबल बाय 9। अगेन अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो चाहे 9 से डिवाइड हो, उस सिचुएशन में हमें क्या करना रहता है, इस सारे नंबर्स को ऐड करो, डिवाइड करके देख लो। तो इसको अगर हम लोग ऐड करें 10 6 16 2 18 हमारा जो है 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये हमारा क्या है, डिविजिबल है। जबकि ये बोल रहा है कि ये इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि ये डिविजिबल है, इसका मतलब ये पार्ट होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्लियर है। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो अगले कंसेप्ट को समझते हैं हम लोग, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ना ध्यान से समझना, जो इक्वल सेट है वो, ये जो कंसेप्ट है इक्वल सेट का, ऑब्वियस सी बात है हम कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। सो कंपैरिजन करेंगे दो सेट्स के बीच में, तो इक्वल सेट जो है फोकस करता है एलिमेंट के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए देयर इज ए टू सेट ए एंड बी, अगर मेरा कोई एक एलिमेंट है x, अगर वो a से बिलोंग कर रहा है और यही x को b से भी बिलोंग करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारा वो दोनों ही सेट क्या होंगे, इक्वल सेट। लेकिन उसमें भी ये तो मान लीजिए एक एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट मींस ऑल एलिमेंट्स ऑफ a इन b, और ये भी कह सकते हो एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ b इन a। ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरा सेट a है, उसके अंदर वॉवेल है a e i o u, और b के अंदर जो है पूरा का पूरा आपका लेटर्स है a b c d है, तो a का पार्ट a जो है b के अंदर है, लेकिन इस तरह से तो b के अंदर नहीं हुआ ना। यानी कि जो एलिमेंट a में हो वही एलिमेंट b में भी हो, जो b में हो वही। इसी सिचुएशन पे हम लोग कहेंगे कि हमारा दो सेट जो है क्या है, इक्वल है। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा सेट है a, जिसके अंदर जो हमारा बेसिकली जो इसके एलिमेंट है दैट इज 60 such that prime factor of 60, या ऐसे कह लो x such that x is ये वैसे बुक में दिया हुआ है, ठीक है, x is prime factor of 60। अगर आप प्राइम फैक्टर का मतलब अगेन ब्रेक करना, प्राइम फैक्टर का मतलब ये है कि प्राइम का मतलब तो पता ही होगा, प्राइम मतलब वो होता है कि जो खुद से डिवाइड हो और सिर्फ 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड, इसके अलावा किसी नंबर से नहीं। तो अगर इसके फैक्टर्स को देखें, 60 के फैक्टर्स को 1 से डिवाइड हो सकता है, 60 से डिवाइड हो सकता है, ये पता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है ना, 5 से डिवाइड हो सकता है, ऐसे आगे चलते चले जाओ। उसमें प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर द फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर अगर देखा जाए तो हमारा 2 हमारा एक प्राइम फैक्टर है, जो कि हम लोग कहते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर कोई है तो वो 2 है, तो 2 है, 3 है और 5 है। इसके आगे बाकी जो भी नंबर्स आएंगे वो जो है 60 को डिवाइड करेंगे और वो प्राइम नहीं होंगे।
सिमिलरली बी मेरा है सेम केस, उसका x जो है x इज प्राइम फैक्टर ऑफ 150। तो ये भी क्या आएगा आप देखोगे तो 2 3 5। इस सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जितने भी एलिमेंट ए में है वही बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो हमारा जो ए और बी है आपस में क्या है, इक्वल सेट है। बट जब बात आती है इक्विवेलेंट सेट का, तो यहां पे हम लोग एलिमेंट के बजाय हम लोग किस पे फोकस करते हैं, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट पे, नंबर ऑफ एलिमेंट, नॉट एज सच एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो इक्वल सेट है बाय डिफॉल्ट जो है इक्विवेलेंट सेट होते ही है, बाय डिफॉल्ट ये इक्विवेलेंट सेट होते हैं, इक्वल सेट, क्योंकि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो आपस में इक्वल है ही। एट द सेम टाइम इनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, बी के अंदर भी 3 एलिमेंट्स है, ये भी आपस में इक्वल होंगे। या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ए के अंदर जो है सेट जो है वो है x, that is x is letter of word alloy। और अगर b को देखें हम लोग, b x such that x is letter of word lawyer। अब अगर इनका सेट अगर हम लोग बनाए तो इसमें क्या क्या लेटर आएंगे, ए आएगा, एल आएगा, रिपीट नहीं कर सकते, ओ आएगा, वाई आएगा, इसमें क्या आएगा, एल आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा, ए आएगा, अगेन रिपीट नहीं कर सकते। ये दोनों ही सेम है, तो ये दोनों सेट इक्वल तो है, और इक्वल है तो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्योंकि सेम है, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। क्लियर है? नाउ ये जरूरी नहीं है, इस कंसेप्ट से हमें ये भी समझ में आता है, ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट necessary that equivalent set जो है, equivalent सेट जो है वो इक्वल सेट भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपका इक्विवेलेंट सेट है वो इक्विवेलेंट भी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग किस में बात कर रहे हैं कि इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए मेरा सेट ए है जिसके अंदर नंबर्स है 1 2 5 9, और दूसरा मेरा सेट है बी दैट इज 2 6 7 11, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, तो ये ए और बी आपस में इक्विवेलेंट है, ए और बी आपस में इक्विवेलेंट है बट नॉट इक्वल, इक्विवेलेंट है बट नॉट इक्वल, लेकिन इक्वल नहीं है। क्लियर है? गुड। इसमें बेस्ड एक इलस्ट्रेशन को करते हैं और भी क्लैरिटी हो जाएगा, इसको मिटाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1.3 हमें बताना है फॉलोइंग पेयर्स जो है वो जो भी सेट्स है आपस में इक्वल है कि नहीं है। इक्वल के लिए सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और इक्विवेलेंट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। अगर मैं 6 को फैक्टर करूं तो 6 जो है मेरा 6 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट ये 2 से डिवाइड हो सकता है और 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 2 से डिवाइड हो सकता है और 3 से डिवाइड हो सकता है, बट हमारा जो ये सेट है ए का ये प्राइम फैक्टर, तो इसमें 2 प्राइम है और 3 प्राइम है, यानी कि ए जो मेरा सेट है वो 2 और 3 है। नाउ सेट के एलिमेंट अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट बताना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इस तरह से सिंबलाइज करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा कितना है 2। नाउ बी को अगर मैं देखूं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ये सॉल्व करना आना चाहिए। x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x एंड 2 3 5 प्लस 6 इज इक्वल 0, x माइनस 3 x आपका कॉमन हो गया, ये एटलीस्ट कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, x माइनस 3 x माइनस 2। अगेन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक मेरा x मेरा 3 और 2 है, मींस जो मेरा b सेट है वो भी क्या है 2 और 3। ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है इस केस में,
ऑर्डर इसमें आप चाहे 3 और 2 लिखो, चाहे 2 और 3, दोनों ही सही है। इसका मतलब ये दोनों ही पेयर क्या है, हमारे इक्वल सेट्स है। मुझे अगर इसका नंबर्स बताना हो तो अगेन आप यही करोगे, नंबर ऑफ इक्वल सेट्स दैट इज नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 2। इसमें अगर आप देखो x हमारा सेट ए के बारे में बता रहा है, x इज ए लेटर ऑफ वर्ड रिप्लेस्ड। तो अगर मैं इसका सेट बनाऊं तो ये होगा R E P L A C D, सही है, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर इसका मैं बनाऊं तो क्या बनेगा, इसका आपका बन जाएगा P A R C E L T। अब जरा इसको कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ईच एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। P यहां पे भी है, P यहां पे भी है, A A R R C C E E L L D D, यानी कि ईच एलिमेंट जो है, जो आपके ए में है चाहे बी में है, दोनों में ही सेम है। वी कैन से कि हमारा ए जो है बी के इक्वल होगा। और अगर इक्विवेलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो अगर आप देखोगे तो नंबर्स भी में सेम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस सिचुएशन में इक्विवेलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एन ए जो है वो एन बी के इक्वल है। आप इसको इक्विवेलेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हमारा x इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब ये 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा है। इसका जो सेट बनेगा वो बनेगा 2 3 4 5, आगे बढ़ते चले जाइए, है ना। बी सेट जो बन रहा है वो ग्रेटर आर इक्वल टू, यानी कि ये 1 को भी इंक्लूड कर रहा है। एक चीज समझ में आ रहा है कि 1 जो है बी से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 मेरा बी ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये चीज शो कर रहा है कि आपका जो ए है वो नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए सेट हमारा यहाँ पे बी से इक्वल नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट हम लोग डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, सो बेसिकली बेस्ड ऑन साइज के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन साइज के बेसिस पे, साइज का बेसिस का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई सेट हमारा है ए, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके बेसिस पे। सो नंबर 1 है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट यानी कि इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है, फाइनाइट। मींस एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है, फाइनाइट। जैसे एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल वॉवेल, सेट ऑफ वॉवेल, तो ये फाइनाइट है, 5 ही है ना। सेट ऑफ रिवर्स, चाहे सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, तो है तो कई सारे लेकिन फाइनाइट है, लिमिटेड है। ऑल एनिमल्स इन दी वर्ल्ड, ये भी है फाइनाइट, काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल है। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट। सेकेंड आप आ जाओ इनफाइनाइट सेट। याद रखना ऑल एनिमल्स का मतलब ये हो गया, ऑब्वियस ही बात है, आप जाके सबको कैलकुलेट तो नहीं कर सकते हो, लेकिन मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको इम्पॉसिबल नहीं मान सकते हो कि ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। जैसे कंट्री का पॉपुलेशन, दो इट्स कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, बट फिर भी एक सर्टेन रेफरेंस में आप काउंट कर सकते हो, तो इसको फाइनाइट के अंदर ही आते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या है, वो जिसे आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो इनफाइनाइट है। जैसे एग्जांपल के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कई सारे नंबर्स हैं, कोई लिमिट ही नहीं है, करते जाओ। ऐसे ही सेट ऑफ रैशनल नंबर,
रियल नंबर, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से कई सारे जिनको आप कह सकते हो ये किस में आता है, हमारा इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत आता है। क्लियर, वेरी गुड। अब आप आ जाओ थर्ड पे। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट हो ही ना हो, मीन्स नो एलिमेंट इन सेट, तो ऐसे सेट को बोला जाता है या तो आप कह लो नल सेट या फिर आप कह लो वॉइड सेट। सी अगेन क्लैरिटी होनी चाहिए, जब भी हम लोग सेट की बात कर रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ वर्चुअल बॉक्स, इट्स अ काइंड ऑफ वर्चुअल बॉक्स। इसने हमारे मैथमेटिकल एनालिसिस को इजी कर रखा है। तो आप इसको, दो इट डजंट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, बट यस वर्चुअल सिग्निफिकेंस तो है ना। तो ये एक बॉक्स आप समझो, तो एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ऐसे बॉक्स को मैं कह रहा हूं, ऐसे सेट को बोल रहा हूं कि वो वॉइड है। और प्रेजेंट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको या तो आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो 5 से, या फिर आप एक सेट बना सकते हो जो कि एम्प्टी हो। क्लियर है, क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। सो सेट कैन बी वेयर देयर इज नो एलिमेंट, ये भी पॉसिबल है, और ऐसे सेट को बोला जाता है नल सेट और वॉइड सेट। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है आपका, फोर्थ आता है कि सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो ऐसे सेट को बोला जाता है सिंगलटन सेट। ऐसे एलिमेंट को बोला जाता है सिंगलटन सेट। तो जैसे एग्जांपल के लिए x हमारा कुछ ऐसा है, x हमारा एक सेट है, x हमारा सेट है, मान लीजिए सेट है सच दैट x इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें तो बस एक ही नाम आएगा हमारी प्रेसिडेंट जी का, सिर्फ एक ही नाम आएगा, है ना। प्रेसिडेंट इंडिया के तो एक ही हो सकते हैं। दूसरा अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो x जो कि एक नेचुरल नंबर, और जो मेरा x है वो क्या होना चाहिए, इवन प्राइम होना चाहिए। अब इवन प्राइम का मतलब क्या है, इवन प्राइम सिर्फ एक ही नंबर है और वो है हमारा 2। क्लियर है? ऐसे ही आप इसमें भी आप बना सकते हो, जैसे कोई एक ऐसा सेट है मेरा x, एक ऐसा सेट है जो कि x मेरा नेचुरल नंबर है, x मेरा नेचुरल नंबर है, याद रखना नेचुरल नंबर है। दूसरी बात, x मेरा जो है 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा। तो हमें पता है कि 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर आता ही नहीं है, कोई नेचुरल नंबर तो नहीं आता, रियल नंबर यानी पॉइंट वाले नंबर तो फ्रैक्शनल तो आ ही जाएंगे, लेकिन नेचुरल नंबर तो नहीं आएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 0 काइंड। तो ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ सेट में बेस्ड ऑन साइज। अब हम लोग सेट के बेसिस पे भी आगे के टाइप्स को देखते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट के टाइप्स ऑफ सेट बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। सी अभी तक जो हम लोग सेट का टाइप जो डिस्कस किए थे, साइज ऑफ सेट यानी कि ओपन एलिमेंट पे बेस था। अब हम लोग डायरेक्ट सेट की बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि सेट ऑफ सेट्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन इसको विजुअलाइज करने के लिए आप ऐसे समझो, देयर इज अ बॉक्स। अभी हम लोग क्या समझ रहे थे, क्या हमारा विजुअल अंडरस्टैंडिंग था कि इसके अंदर एक कई सारे एलिमेंट्स रखे हुए, एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ, हो सकता है नंबर्स हो या फिर A-E-I-O-U। लेकिन अब जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा है कि इसके अंदर जो है छोटे छोटे बॉक्स रखे हैं, अलग सेट्स हैं। मीन्स इन दिस कंटेक्स्ट वी आर कंसीडरिंग सेट एज एलिमेंट इन सेट।
एक सेट के अंदर सेट एज ए एलिमेंट, कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एस मेरा एक सेट है, एस मेरा सेट है, इसके अंदर एलिमेंट क्या है, मान लीजिए 1 2 एक सेट का एलिमेंट है, दूसरा 5 9, तीसरा 0, ये हो गया। इसी तरह से अगर मैं एक एलिमेंट लूं, फॉर एग्जांपल सिंगलटन सेट का ही ले लूं, अगर सिंगलटन सेट, और इसके अंदर मैं नल सेट डाल दूं, या तो ये ऐसे आप कर दो या फिर इसको आप ऐसे कर दो, तो ये भी एक तरह से क्या कर रहा है, सेट के अंदर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इसके अंदर का सेट है वो क्या है, हमारा एलिमेंट। तो यहां पे एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं सबसेट, यानी कि जो टाइप्स ऑफ सेट में है सबसेट। तो सबसेट क्या कहता है कि आपके पास दो सेट है, मान लीजिए ए और बी, ए और बी दो सेट है, अगर इस सेट के, सेट ए के ऑल एलिमेंट्स इन बी, अगर इसके सारे एलिमेंट्स आपके बी में है, तो हम लोग कह सकते हैं इस सिचुएशन में ए हमारा जो है सबसेट है, सबसेट है बी का। इक्वल वाले पे नहीं जा रहे, ठीक है, अभी पहले इसको समझो आप। इसको अगर सिंबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करना तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए मींस ये बात रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए हमारा जो है एक ऐसा सेट है जिसके सारे ही एलिमेंट जो है बी के अंदर है। अगर आप मान लीजिए ए में मेरा 1 और 2 है, बी के पास मेरा इस तरह से कुछ 1 और 2 है, तो मैं कह सकता हूं, और भी कर लीजिए, इसके अंदर 4 और 5 है, ऐसे करके। तो इस सिचुएशन में कह सकता हूं कि ए जो है बी का सबसेट है। अगर बी को भी कहना है इस कंटेक्स्ट में, तो हम लोग कह सकते हैं कि बी जो है सुपर सेट ऑफ ए, बी जो है ए का सुपर सेट है, और ए जो है बी का सबसेट है। क्लियर? यहां पर हमारे दोनों ही एज ए, यानी कि सेट ए हमारा बी के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा किस चीज को फॉलो, इसको बोल सकते हैं एक प्रॉपर सबसेट है। इट इज ए प्रॉपर सबसेट। ये क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा जहां पे बात आती है, जैसे कोई दो सेट है ए और बी, इसका मतलब ये कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, मींस ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये चीज बेसिक फॉलो करता है। ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, नॉट प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट नहीं, बट ये वाला प्रॉपर सबसेट है। क्लियर? कुछ बातें, नए नए टर्म्स यहां पे सही है, ठीक है। खास बात, एक बात जानो, जितने भी सेट होते हैं, ऑल सेट आर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। खुद के, जैसे कहने का मतलब ये है, अगर मेरा सेट ए है तो ए जो है खुद का सबसेट भी माना जाएगा। ए जो है खुद का ही सबसेट है, ये एक जनरल बात है, ठीक है। ए हमारा जो है ए का ही सबसेट है, बी हमारा बी का सबसेट है, सी हमारा सी का सबसेट है। ये चीज हमेशा लागू होगा, पहला चीज हो गया। दूसरी बात, ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट को आप पिक करो, यानी कि कोई भी आप बॉक्स को पिक करो, हर एक सेट में एक चीज जरूर कॉमन मिलेगा, मींस ऑल सेट्स हैव नल सेट। अगर जब बात आएगी देखने के लिए तो उसके अंदर कौन कौन से सेट है, तो उसमें नल सेट भी जरूर मिलेगा। मींस नल सेट जो है सबसेट ऑफ ऑल सेट, नल सेट जो है सबसेट ऑफ ऑल सेट, हर एक सेट के अंदर नल सेट मिलेगा। क्लियर है यहां तक? ये एक तरह से काइंड ऑफ आप कह सकते हो जनरल कंडीशंस कह लो, जो हम लोग बात किए थे कि
जब भी कोई एक नया फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स डेवलप होता है तो उनमें कंडीशंस डेवलप किए जाते हैं, तो दीज आर काइंड ऑफ कंडीशंस, जनरल कंडीशंस। और ये कैसे आ रहा है? काइंड बेस्ड ऑन इंट्यूशंस, नो डाउट। हम लोगों ने, यानी कि जो अर्लियर मैथमेटिशियन थे, जिन लोगों ने डेवलप किया था, वो इन सब चीजों को क्लैरिफाई किए। नाउ एक चीज और, जब बात आती है ए और बी, स्पेशली इन द प्रॉपर सबसेट, अगर मान लीजिए हम लोग तीन सेट ए, बी और सी में देख रहे हैं, सो दे फॉलो अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। मतलब क्या है इसका? ध्यान से देखो, अगर मेरा एक सेट ए जो है वो बी का सबसेट है, और अगेन ये एक जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है और बी के सारे एलिमेंट्स जो है सी में है। बी के सारे एलिमेंट एक सेट सी है उसके अंदर है। इन दैट सिचुएशन इट लीड्स टू ए के सारे एलिमेंट सी में होंगे। दैट्स व्हाट द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? आई होप समझ में आओगे। तो एक इलिस्ट्रेशन करते हैं, एक दो इलिस्ट्रेशन करते हैं, उसके आगे डिस्कस करेंगे इसको। तो ये दो इलिस्ट्रेशन है 1.4 1.5। क्वेश्चन है, इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मान लीजिए मेरा कुछ ए का एलिमेंट है 1 and 2 एंड बी का एलिमेंट है मेरा 0 6 8 समथिंग लाइक दिस। तो ये क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि सी सबसेट का मतलब ही क्या है, ए को पूरा उठा के इसके अंदर रख दो सारे एलिमेंट्स। ठीक है, सो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। मान लीजिए सी मेरा कुछ ऐसा है 1 2 5 कुछ ऐसा। बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। इज दिस ट्रू स्टेटमेंट? आंसर इसका नहीं, गलत है, फॉल्स। क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है कि ए मेरा सबसेट ऑफ सी हो सकता है। ऐसा आप ट्रांजिटिव फॉर्मूला इसमें नहीं लगा सकते हो, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसमें नहीं लगा सकते हो कि अगर ए जो है बी में ना हो और बी जो है सी में ना हो तो ए भी सी में नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जो हम लोग ट्रांजिटिव पढ़े थे, अगर ए मेरा बी में है और बी मेरा सी में है तो ए मेरा सी में होगा। तो अगर आप ऐसे सोचो, ए 1 and 2 है, बी मेरा 1 2 3 है जिसमें 1 और 2 है ही, और सी जो होगा मेरा, सी जो होगा यानी कि बी के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। सो 1 2 3 4 सी के तो है ही, ऑटोमेटिकली ए के भी तो आगे। क्लियर है? पहला चीज। दूसरा, इफ एक्स, अगेन एक्स वेरिएबल है तो आप चाहे जो भी हो सकता है सारे एलिमेंट्स इसके, एक्स बिलोंग्स टू ए और ए जो है बी का सबसेट नहीं है, देन एक्स बिलोंग्स टू बी, ओके सॉरी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? सी, एक्स का मतलब है, जैसे मान लीजिए ए मेरा एक सेट है जिसके अंदर 1 3 5 है, बी मेरा सेट है जिसके अंदर 2 3 5 है। अब ये कह रहा है कि ए जो है बी का सबसेट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, इसका मतलब ए सबसेट नहीं है। दैट इज द रीजन एक्स, देन एक्स बिलोंग्स टू बी, ये हमारा क्या है, एक तरह से गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, एक्स का कोई ना कोई ऐसा, मतलब आई मीन कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो बी में नहीं होगा। तो जैसे यहां पे देख लो आप, नहीं है। ठीक है, कोई एक हो, चाहे सारे के सारे एलिमेंट हो सकता है ना हो। क्लियर? ये बेसिक बात। वेरी गुड। अभी बहुत सारे क्लैरिटी को गेन करना बाकी है, इसको मिटा दो और आगे का छोटा सा एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक सेकंड, अब पावर सेट को समझते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, यानी कि टाइप्स में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। पावर सेट। नाउ पावर सेट एक तरह से सेट है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ सेट्स। लेकिन ये किसका सेट्स होता है? कोई अगर मान लीजिए आपके पास सेट है, ठीक है, कोई एक सेट है, सेट ए मान लीजिए, इस सेट ए से कितने पॉसिबल सबसेट आप बना सकते हो? कितने पॉसिबल सबसेट आप बना सकते हो? पॉसिबल सबसेट आप बना सकते हो, उन सबका कॉम्बिनेशन, उन सबको आप पैक कर दो, यानी कि वो सेट के फॉर्म में पैक कर दो उनको इस तरह से। दिस विल बिकम पावर
सेट। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, ठीक है, एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1। तो मैं इस सेट से अगर मुझे कितने सबसेट बना सकते हैं, तो एक तो इसका जो है, एक तो आप बना सकते हो इसका नल सेट, यानी कि क्योंकि नल सेट सबका पार्ट होता है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक इसका बना सकते हो आप सेट 1। तो नो डाउट इसके टोटल कितने सेट हो सकते हैं, 2 सेट्स बनाए जा सकते हैं, 2 सबसेट्स। इसके कितने हो सकते हैं, 2 सबसेट्स। इन 2 दोनों ही सबसेट्स का पैक, इसको पैक कर दो तो ये बन जाएगा, एक तो आपका बन गया नल सेट, दूसरा आपका एलिमेंट है 1, सेट 1। अगेन याद रखना, एक बेसिक इंटरप्रिटेशन में समझा दे रहा हूं, आगे चल के तो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए सेट मेरा है, इसमें ए, इसके अंदर 1 है, क्लियर। मैं मान लीजिए 1 2 कर देते हैं, 1 2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 बिलोंग्स टू ए, यानी 1 एक एलिमेंट जो ए के अंदर है, क्लियर। मान लीजिए समहाउ मैंने कोई एक और सेट लिया बी जिसके अंदर ये 1 ऐसे है सबसेट के फॉर्म में, फिर है 2 या फिर 4 कर लो, फिर 5 कर लो। क्या ये 1 जो है बिलोंग कर रहा है बी से? एक बार आप दिमाग लगा के आंसर दो, क्या ये 1 बिलोंग कर रहा है बी से? आंसर इज नो। ये इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, और यही जो रसल पैराडॉक्स वाला मैं बोल रहा था ना, वही था। खैर आगे चल के आपको समझ में आएगा। यहां पे 1 बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि 1 इन द फॉर्म ऑफ सेट, सेट के अंदर क्या है हमसे नहीं पता, दो वी नो दैट, बट स्टिल कहने का मतलब है ये इन द फॉर्म ऑफ एक बॉक्स की तरह है, एक बॉक्स की तरह है, ये एक नंबर की तरह नहीं है। दो मैं अगर लिखूं ऐसे लिख सकता हूं, 1 जो है बिलोंग कर रहा है बी, ये सही है। तो ये जो हमारा सेट है, इसके अंदर का सेट है, वो एज ए एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये चीज ध्यान रखना। खैर इस पे आते हैं। पावर सेट हमारा 2 सेट, इसी तरह से मैं अगर इसका पावर सेट बनाऊं तो पावर सेट फॉर 1 and 2 सेट, तो ये बन जाएगा, एक तो आपका नल सेट, दूसरा आपका सबसेट बनेगा 1, तीसरा आपका सबसेट बन सकता है इसमें से 2, फोर्थ आपका बन सकता है आपका 1 and 2। तो अगर मैं पावर सेट कहूं, पावर सेट ऑफ ए, तो मैं कह सकता हूं दिस वन। मीन्स अगर मुझे इसका नंबर बताना हो पावर सेट का, तो मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, 4। ऐसे 1 2 3 को कर देते हैं, एक और बना लेते हैं 1 2 3। तो अगर आप इसको करोगे तो इसके सेट्स क्या बनेंगे, एक तो नल सेट हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 1 2, एक 2 3, एक 1 3, एक 1 2 3। अगर आप इसे कैलकुलेट करो जरा, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ये हमारा पावर सेट हो गया। पावर सेट ये कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 एलिमेंट्स है। तो यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि नंबर ऑफ, अगर मुझे किसी सेट का अगर नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करना हो, कितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकता है, तो हम लोग बता सकते हैं कि 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इतने पर्टिकुलर सेट का सबसेट बनाया जा सकता है। 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर कह सकते हो उतने नंबर ऑफ पावर सेट बनाया जा सकता है। आई होप ये समझ में आया होगा पावर सेट का कंसेप्ट। गुड। तो अगेन कुछ इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर छोटा सा और 2 टॉपिक है उसको भी डिस्कस करके आज का क्लास ओवर करेंगे। इसको बिठा देता हूँ। क्वेश्चन 1.6 एंड 1.7 इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 अप टू 9। क्वेश्चन में बोल रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, इससे बनने वाले सबसेट वो भी नॉन एम्प्टी, यानी कि एम्प्टी सेट को, क्योंकि जितने भी सेट होते हैं सबका सबसेट एम्प्टी वाला तो होता है, माइनस करना उसको, ये ध्यान रखना। तो जैसे इसमें बताना है ए दैट कंटेन्स ओनली ऑड नंबर, मींस वो सेट जिसके अंदर सिर्फ ऑड नंबर्स ही हो, ठीक है। ऐसे सबसेट जो सिर्फ ऑड नंबर्स के हो, तो ऑड नंबर्स के सबसेट क्या होंगे, पहले तो सारे के सारे सेट अगर देखा जाए तो कितने नंबर्स हैं 1 2 3, यानी कि एलिमेंट्स अगर मुझे पता करना हो कि इसके सबसेट कितने हो सकते हैं, तो सबसेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है 2 पावर
2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब अगर इसको देखा जाए तो 2 पावर कितना हो जाएगा 9, 2 पावर 9 और -1, -1 क्या कर रहे हैं हम लोग, नॉन एम्प्टी सेट को हटा रहे हैं, नॉन एम्प्टी सेट को इंक्लूड कर रहे हैं, एम्प्टी सेट को एक माइनस कर रहे हैं। हर सेट का जो सबसेट बनेगा उसमें एम्प्टी सेट तो जरूर रहेगा, तो ये माइनस कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 64 128 256 और 512 5 1 2 -1 यानी 5 11। एक बार क्रॉस चेक कर लेना ये चीज, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना। नाउ अब इसमें बताया दैट कंटेन्स ओनली ऑड नंबर, तो इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अगर इसका मुझे सबसेट बताना हो तो, इसका मुझे सबसेट बताना हो तो मैं कर सकता हूं 2 पावर 5 और एक जो है क्योंकि नॉन एम्प्टी बता रहा है तो एक एम्प्टी वाले को माइनस कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 यानी कि 31। सही है। दैट कंटेन्स ओनली इवन, इवन का सबसेट यानी कि सबसेट मेरा जो सिर्फ इवन नंबर कंटेन करे, ये हो जाएगा 2 4 6 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 -1 16 15, ठीक है। दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन इवन नंबर, एटलीस्ट 1 इवन नंबर, ज्यादा इवन नंबर है चलेगा, एटलीस्ट 1 इवन नंबर, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 इवन नंबर का मतलब ये हो गया कि अगर एक इवन नंबर हो या सारे के सारे इवन नंबर हो चलेगा। कहने का मतलब है कि जितने भी सिर्फ और सिर्फ ऐसे समझो आप, एटलीस्ट 1 इवन हो, इसका मतलब ये कि जितने टोटल में से अगर मैं ऑल सबसेट ऑफ ऑड नंबर यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑड नंबर वाले को माइनस कर दूं, तो ओनली ऑड नंबर वाले को अगर मैंने माइनस कर दिया तो हमें सारे के सारे वो सेट मिल जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ इवन। तो ये कितना टोटल वाले हमारे हैं 5 11 माइनस 31, ये हो जाएगा आपका 0 8 एंड 4। सो 480 सबसेट ऐसे बनेंगे जो एटलीस्ट 1 एलिमेंट या सारे के सारे इवन एलिमेंट जो है कंटेन करेगा, ठीक है। और सिमिलरली एटलीस्ट 1 ऑड एलिमेंट, 1 ऑड सेट, ऑड नंबर, तो इसको आप कर सकते हो ऐसे 5 11 माइनस जो ओनली इवन नंबर है उसको माइनस कर दो, ये 15 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 6 एंड 9, ठीक। आई होप ये समझ में आया होगा, वेरी गुड। एटलीस्ट मतलब ये सारी बातें आपको पहले से भी क्लियर होनी चाहिए क्योंकि आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा ये सब, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मैं बिठा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस वाले अगर क्वेश्चन को देखें हम लोग तो ये बोल रहा है कि पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू पावर ऑफ सेट बी। इसका मतलब यही है कि कोई सेट आपस में इक्वल है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट। नाउ पावर ऑफ सेट ए का मतलब क्या है, पावर ऑफ सेट ए का मतलब ये कि ये सेट है जिसके अंदर कई सारे सबसेट है और ये सबसेट किससे बने हुए हैं, सेट ए से। नाउ अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक्स एलिमेंट है ए का, यानी ए मेरा सेट है उसके अंदर एक्स एलिमेंट है, तो इस ए से बनने वाला जो सबसेट होगा यानी कि इसको अगर मैं ऐसे कर दूं इस तरह से, ये कहीं ना कहीं सबसेट होगा ए का तो सबसेट होगा, और ये जो सबसेट है ये हमारा जो है ये एक्स जो है ये बिलोंग कर रहा है पावर सेट से ए से, क्योंकि पावर सेट ए का मतलब ही क्या है, पावर सेट ए का मतलब ही कि ए से बनने वाले सारे सबसेट को आप क्या करो एक सेट ऑफ सेट के अंदर पैक कर दो।
अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि PA इज इक्वल टू PB, इसका मतलब ये कि जितने भी जो जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इक्वल है आपके PB से, मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो सेट X है वो बिलोंग कर रहा है PB से। ये क्या है, ये चीज गिवन है, गिवन है। इसका मतलब ये कि जो आपका X है वो सबसेट ऑफ B है, सेट B का। इसका मतलब हो गया कि आपका X जो है B से बिलोंग कर रहा है। अगर X एलिमेंट आपके B से बिलोंग कर रहा है, X ही एलिमेंट सारे के सारे A से बिलोंग कर रहे हैं, ये प्रूफ कर रहा है कि आपका A जो है B के इक्वल है। क्लियर है? गुड, आई होप ये समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं और आगे एक छोटा सा कंसेप्ट और डील करते हैं। जैसे किसी भी कंसेप्ट की बात करें, किसी भी इंफॉर्मेशन की बात करें, किसी भी डिस्कशन की बात करें या कुछ भी बात करो, हमेशा एक बात कहा जाता है, कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट इज किंग। अगर आप कंटेक्स्ट को नहीं समझ रहे हो तो आप हमेशा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन में जाओगे और अल्टीमेटली अगर इंफॉर्मेशन ही गलत है तो सारा का सारा जो है काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कंटेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए, यानी कि हम लोग किस चीज पे फोकस कर रहे हैं सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस चीज पे हमारा ऑब्जर्वेशन है, किस पे हमें एनालिसिस कर रहा है, उस चीज को डिफाइन करने के लिए हमें कंटेक्स्ट डिफाइन करना पड़ता है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सेट थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे को बोला जाता है हमें यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे लिए एक यूनिवर्सल सेट है कोई एक स्कूल, स्कूल मेरे लिए यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें पर्टिकुलर मान लीजिए कोई क्लास 10th मेरा जो है फोकस सेट है, मान लीजिए क्लास ये मेरा सेट फोकस्ड है जिसमें मैं फोकस करना चाहता हूं, तो इंटायर स्कूल के अंदर जो भी चीज आएगा दैट विल बी आवर स्कूल का जो सेट है, स्कूल काइंड ऑफ सेट, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर का जो कंटेक्स्ट है ये सारे के सारे इसके अंदर सेट हो गए। अब हमारा फोकस सेट मान लीजिए क्लास 10 है, अपार्ट फ्रॉम दैट अदर सेट, उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट सेट। अगर मुझे उसको सिंबलाइज करना, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल सेट को मैंने एक कर दिया, एक कर दिया, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट यानी कि सेट अदर देन सेट ए, तो उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए पावर सी कह लो या फिर ए, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ए है, ए 1 2 3, सेट बी है 2 3 6, सेट सी है मेरे पास 0 1, सेट डी है मेरे पास 8 9। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जितना भी सेट है ये डील कर रहा है 0 से 10 के बीच में, तो मेरा एक तरह से मैंने यूनिवर्सल सेट मान लिया 0 1 2, यहाँ पे 5 नहीं है, 5 को भी ऐड कर दो, 4 को भी ऐड कर दो, यहाँ पे 4 कर देते हैं और यहाँ पे 5, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 भी नहीं है, 7 को भी ऐड कर देते हैं कहीं पे, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा एक तरह से रेफरेंस सेट हो गया, ब्रॉड सेट हो गया, इसी के अंदर सारे के सारे सेट होंगे, इसके अंदर ही हमारे सारे सेट होंगे। ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, आगे चल के सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग कल के क्लास में ऑपरेशंस वगैरह करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट सेट मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 है ए, या फिर ऐसे कह लो ए मेरा सेट है 1 2 3 इसमें, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, जो भी होगा, जो बचे हुए यानी कि एलिमेंट्स नॉट इन ए बट इन यूनिवर्सल सेट। अगर मैं इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि जो इसका सेट का एलिमेंट्स होगा सच दैट एक्स जो है बिलोंग्स टू यू, यानी यूनिवर्सल सेट, तो इसको यूनिवर्सल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग कर रहा है बट एक्स नॉट बिलोंग टू ए। क्लियर है? ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट सेट और यूनिवर्सल सेट अगेन दे क्रिएट कंटेक्स्ट, स्पेशली यूनिवर्सल सेट की बात करें
इट हेल्प टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और हमेशा कॉन्टेक्स्ट ही किंग होता है, ये चीज याद रखना। अगर आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझोगे तो हमेशा इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से इंटरप्रेट करोगे। खैर, इसके बाद आज के लिए तो खैर इतना ही। इसके बाद हम लोग कल के क्लास में ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे, तो वहीं पे हम लोग काफी कुछ लर्न और काफी डेप्थ में चीजों को समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चेक कर लेना, कहीं कोई मिस्टेक वगैरह हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करो, उसको करेक्ट करने के लिए, इफ पॉसिबल तो उसको करेक्ट भी कर देना। तो थैंक यू।